हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं। हम गति चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आज सोल्व करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर निकालेंगे, उनको सोल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर सारा खत्म हो चुका है प्रॉपरली। आज हम उससे आगे बढ़कर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, उनके उदाहरण को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स जो उदाहरण है आपकी, उनमें अपने मेन जो बातें हैं वो ध्यान में क्या रखनी है, उसके बाद हम इनको सोल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम किस को क्या लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्या क्या हमारे फॉर्मूले थे और किस किस का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, उन्हीं के आधार पर हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला आता है आपको याद रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका, औसत चाल। आपने किया था, औसत चाल के बारे में पढ़ा था। इसको हम लिखेंगे वी ए वी से, ऐसे छोटा सा। इसका मतलब होता है औसत चाल, वी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, या एवरेज स्पीड से भी लिखते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होगा हमारा तय की गई कुल दूरी, तय कुल दूरी, जितनी दूरी तय कर ली जाएगी टोटल, और नीचे आएगा लिया गया कुल समय, कि उसको कुल दूरी तय करने में समय कितना लगा, वहां से आपकी आ जाएगी औसत चाल। तो आपने इस औसत चाल के इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है, त्वरण का। त्वरण आपको पता ही है कि त्वरण क्या होता है हमारा, वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइड में आ जाएगा समय जो उनके बीच में लगेगा। त्वरण को हम लिखते हैं ए से, अंतिम वेग को लिखते हैं वी से, प्रारंभिक को लिखेंगे यू से, और समय के लिए हो गया टी। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आपका किसका है, त्वरण का फॉर्मूला कहलाएगा। हो जाएगा, शाबाश। अब आपने जो मेन, और ये तो आपके दो फॉर्मूले हो गए क्योंकि इनके अलावा जो फॉर्मूले होंगे मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपने तीन गति के समीकरण किए थे। क्या क्या थे, शाबाश, लिख लेते हैं। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा था आपका, शाबाश, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ये आपके गति के तीन समीकरण थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जब आपको बोला जाए एक समान त्वरण, तब जाकर ये तीनों के तीन में से हम कोई भी एक लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्मूले आपके तब लगेंगे जब त्वरण आपका एक समान हो। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो त्वरण है वो आपका एक समान रहना चाहिए। एक समान का मतलब फिक्स, या फिर लिखा आ सकता है नियत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपका त्वरण एक समान होगा तब ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इन फॉर्मूलों में जो जो हमने चीजें लिखी हैं उनको किससे तो लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं। जैसे प्रारंभिक वेग, अभी अभी मैंने आपको बताया है प्रारंभिक वेग, इसमें जो यूज किया गया है यू, वो प्रारंभिक वेग है, यानी कि प्रारंभिक वेग को लिखा जाएगा यू से। कहीं भी प्रारंभिक वेग की बात हो तो यू की वैल्यू लिखेंगे हम। दूसरा होगा हमारा अंतिम वेग, उसको लिखेंगे हम वी से। अंतिम वेग क्या होगा हमारा, वी। समय के लिए आपको पता ही है टी यूज किया जाएगा। और एस जो होगा आपका, जो आपका एस होगा वो किया जाएगा यूज आपका, या तो दूरी लिखी हो सकती है, और वो दूरी किसकी हो सकती है, विस्थापन की। तब आपने क्या यूज करना वहां पे, एस। मतलब विस्थापन की जो दूरी होती है उसके लिए दूरी लिखा जाए या विस्थापन, एस यूज करेंगे हम। ये आपके हो चुके हैं। और एक और बच गया आपका त्वरण, वो आपको पता ही है, ए के लिए यूज किया जाएगा।
ए यूज किया जाएगा त्वरण के लिए। तो ये हो गए आपके सारे के सारे सिंबल्स। फिर आपको जो और एक और बात ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें समय को आपको हमेशा लिखना है सेकंड में, दूरी को लिखना है तुम आपने मीटर में। अगर किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर में रखिएगा, समय हावर में दे रखा है तो तब तो यूं का यूं, बदलने की बात आएगी तब हम ऐसे बदल देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी किलोमीटर पर हावर ऐसे लिखा होता है कई बार 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड होगी, तो इसको जब मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तब आपको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे और हावर को यानी कि 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 60 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इसमें हो जाएंगी 3600 सेकंड। 60 की 60 से क्या कर देंगे हम, गुना कर देते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड सीधी कन्वर्ट कर देंगे 3600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से कैंसिल कर दो 5 पे, इसको 18 पे। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे हम, उसकी गुणा करेंगे हम 5/18 से। ये चीज आपने सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है, यूज की जाएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये था आपको बताने के लिए क्या चीज कहाँ यूज की जाएगी। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। शाबाश, देखिएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया शाबाश, कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। अब दूरी दे दी गई तो हम लिख लेते हैं कि दूरी जो दे दी गई वो 16 मीटर और 4 सेकंड में कवर करती है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, मतलब एक बार तो 4 सेकंड और एक बार 2 सेकंड में 16 मीटर की ही दूरी तय करती। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। सबसे पहली मान लिया यहां से यहां तक हमारी 16 मीटर की दूरी है, ये तो हमारी हो गई दूरी। समय जो लगा इसको वो लगा, शुरुआत में लगा 4 सेकंड का, फिर हमने यहां से यहां ले ली 16 मीटर की जो दूरी होगी हमारी, इस केस में इसमें हमारा समय लगा 2 सेकंड का। तो लिखिएगा शाबाश, कैसे लिखेंगे। अब हम औसत चाल के लिए क्या निकालते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है, क्योंकि ये हम हल कर रहे हैं, औसत चाल क्या होता है शाबाश, तय की गई कुल दूरी, तय कुल दूरी और नीचे लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल दूरी की, यहां पर हम बात करेंगे कुल दूरी कितनी हुई, जिसको हम लिखेंगे एस से, ठीक है, एस से लिख लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 16 + 16 ये हमारी होगी 32 मीटर की, और समय कितना हो गया शाबाश, क्योंकि लिया गया कुल समय जिसको टी से लिखेंगे हम, वो कितना हो गया, शुरुआत में 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड और कुल हमारा हो गया 6 सेकंड। अब लिखिए औसत चाल, औसत चाल। तो तय की गई कुल दूरी कितनी थी शाबाश, 32 मीटर की थी, तो यहाँ पे हमने रख दिया 32 और नीचे समय कितना था हमारा 6, हो गया शाबाश। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कट करके देखते हैं, 2 से कैंसिल कर दो 3 पे, इसको कैंसिल कर दीजिए 16 पे, ये हो गया 16/3। जब हम इसको भाग करते हैं तो ये हमारा आता है 5.3, लगभग इतना आपका क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में लिया गया, नीचे वाला सेकंड में लिया जाता है, तो इसलिए हमारी औसत चाल कितनी होगी, 5.3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। शाबाश, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं शाबाश, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि यात्रा शुरू होते समय, सबसे पहले क्या की गई, यात्रा शुरू होते समय, ठीक है, कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर पता है ना, जो स्पीड, जो आपका स्पीड वाला होता है उसमें एक ओडोमीटर होता है जो दूरी को बताता है।
ओडोमीटर पे 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि उस पर लिखा हुआ था कि 2000 ये पहले ही चल चुकी है, ठीक है, जब शुरुआत की हमने। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। पहले 2000 था, उससे बढ़कर कितना हो गया 2400। यदि इस यात्रा में समय लगा आपको 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे लगते हैं उस समय में, तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी है आपने किलोमीटर प्रति घंटे में, और फिर हमने ज्ञात करनी है मीटर प्रति सेकंड में। शाबाश, देखिए बनाते हैं शाबाश। मान लिया शुरुआत यहां से की, यहां हमारा था 2000 किलोमीटर, ओडोमीटर हमने नोट कर लिया कि 2000 किलोमीटर था। जैसे ही हम यहां से यहां पहुंचे, ये बढ़कर हो गया हमारा 2400 किलोमीटर, 2400। समय इसके अंतराल में उसको कितना लगा, समय लग गया उसको 8 घंटे, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, हमने ये देखना है सबसे पहले कि दूरी कितनी तय की। क्यों, हमें निकालनी औसत चाल, औसत चाल के लिए दूरी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, ये हम निकालेंगे कुल दूरी, लिखेंगे इसको। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, हमने 2400 हमारा क्या था मीटर पे, लास्ट में हमें दिखा, और शुरुआत में हमारा 2000, तो जितना हमारा बढ़ा वो कैसे आएगा, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे। तो 2400 में से 2000 माइनस कीजिए, ये आपका बच गया 400 किलोमीटर, यानी कि इतनी कुल दूरी आ गई आपकी, ठीक है। ओके, समय कितना लगा, समय टी से लिखेंगे, एस से लिखते हैं। समय लगा इसको 8 घंटे, क्या लगा 8 घंटे, 8 आवर्स। अब हम निकालते हैं इसकी औसत चाल, पहला केस, क्योंकि औसत चाल दो तरीके से निकालनी है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटे में और एक मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए औसत चाल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, औसत चाल, शाबाश, ऊपर तो क्या आएगा तय कुल दूरी, और नीचे आ जाएगा हमारा लिया गया समय, लिया गया समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, कुल दूरी कितनी तय की इसने, शाबाश 400 किलोमीटर की, और समय कितना लगा 8 घंटे। तो इसको कैंसिल कीजिए, शाबाश, कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये 5, और आगे लग जाएगी 0, ये हो गया हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी औसत चाल से हमारी कार चलकर गई है। 400 किलोमीटर की दूरी तय की, 8 घंटे में की, तो चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी औसत चाल से वो दूरी तय कर रही थी। हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस, जिसमें इसने बोला है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अभी अभी हमने देखा कि औसत चाल, देखिए वैल्यू आ चुकी है, बार बार नहीं निकालनी है। औसत चाल कितनी आई है हमारी, हमारी आई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा से अभी अभी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किससे गुना करेंगे, शाबाश, हम गुना करते हैं 5/18 से। तो इसकी गुणा कर देंगे हम 5/18 से, और पीछे लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें बदल चुके हैं। अब औसत चाल बताइए क्या होगी, शाबाश, औसत चाल हमारी हो जाएगी यहाँ पर, अगर कैंसिल करना चाहें तो हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से 25 पे, और इसको कर सकते हैं 9 पे, और ये हो जाएगा हमारा 125, और डिवाइड में हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर हम इसको भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें मिलेगा 1 पे जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये लगभग 13.8 मीटर प्रति सेकंड। 9 भी मिल सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब और वैल्यू आती जाएंगी उनको हम वापस से कन्वर्ट करते जाते हैं, एक जोड़ते जाते हैं, तो 13.8 का 13.9 लिख देते हैं, लगभग बना देते हैं। तो इतनी आपकी क्या आएगी, औसत चाल आएगी। समझ में आया कैसे क्या, शाबाश, ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आता जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शाबाश। देखिए होपली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तीसरा उदाहरण हमारा क्या कहता है कि देखिए ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। 90 मीटर लंबा एक तालाब है, यहां से यहां 90 मीटर, ए से बी,
ठीक है। और वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मतलब सीधे पथ पर जाती है, ए से बी पे जाएगी, यहां तक जाती है, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक, और वापस आती है और बी से वापस ए पर आ जाती है। इस दौरान कुल दूरी उसने कितनी तय की? 180 मीटर। क्यों? 90 मीटर वो जाती है और 90 मीटर वापस आती है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 180 मीटर हो गई। और उसको समय लगता है 1 मिनट का। 180 मीटर जब दूरी तय करती है आने जाने में, 1 मिनट में कर देती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग निकालिए। अब हमें निकालना है, औसत चाल भी निकालनी है और औसत वेग भी निकालना है। तो दोनों ही केस को हम अच्छे से देखते हैं। शहबाज, पहला केस औसत चाल, तो मैंने आपको बताया था, फटाफट लिखिएगा। उसमें क्या क्या चाहिए हमें? कुल तय दूरी, या फिर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कुल दूरी लिख लीजिए। शाबाश। कुल जो दूरी होगी हमारी कितनी? शाबाश, 180 मीटर की, क्योंकि 90 मीटर वो जाती है यहां से यहां और 90 मीटर वो वापस आती है बी से ए। ओके। समय जो लगता है उसको ये एस से लिखेंगे, समय को टी से लिखेंगे। समय जो लगता है वो लगा 1 मिनट। 1 मिनट। लेकिन क्या हम 1 मिनट को रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया सेकंड में लेना है हमें समय। तो यानी कि यहाँ 1 मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं, तो कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया हमारा। अब हमें निकालनी है औसत चाल। देखिए शाबाश, औसत चाल क्या बताया था? कुल दूरी ऊपर, बार बार नहीं लिखेंगे, तो कुल दूरी हमारी हो गई 180। समय आपका कितना हो गया है? 60 सेकंड, क्योंकि ये मीटर में और ये सेकंड में। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से कैंसिल कर दीजिए 3 के ऊपर, तो ये आ गया हमारा 3। क्योंकि दूरी मीटर में थी, ये सेकंड में था समय, तो ये 3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी औसत चाल। समझ में आया? आसान था ना? यानी कि कुल दूरी ऊपर हो गया, समय नीचे हो गया, बस कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा केस। हम देखेंगे औसत वेग को। औसत वेग, तो उसमें क्या होगा? औसत वेग में क्या होता है? वेग किससे होता है? विस्थापन से। तो ऊपर आएगा विस्थापन जो आपका कुल था, और नीचे समय। दोनों ही हम लिखेंगे, कुल विस्थापन और ये लिया गया समय, यहां पे लिखिएगा। तो कुल विस्थापन और लिया गया समय। अब देखते हैं, एक बात बताइए, विस्थापन होता है, मैंने आपको बताया था, विस्थापन में दूरी की बात करेंगे तो चलेंगे उस वस्तु के साथ साथ। विस्थापन में हम क्या करेंगे? पहला बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी देखनी और कुछ भी नहीं करना। वो यहां से चलती है, शाबाश, उषा चलती है यहां से, ए से, और जब बी तक जाने के बाद फिर वापस आती है तैरते हुए, और ए पर आकर ही रुक जाती है। तो वो गई और वापस वहीं आकर रुक गई। पहला बिंदु प्रारंभिक ए ही था, वापस भी आकर रुकी है ए के ऊपर, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। कितना हो गया विस्थापन? 0। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल विस्थापन जो इस केस में होगा वो कितना होगा? शाबाश, 0 हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना जाती है उतना ही वापस आ जाती है। अंतिम भी वहीं पर, फर्स्ट भी वहीं पर, दोनों ही वहीं पर हैं, तो उनके बीच की दूरी भी 0 हो गई। समय उसको लगता है वही 60 सेकंड, क्योंकि इन्हीं 60 सेकंड, इन्हीं 1 मिनट का हमें वेग भी निकालना था। तो यहाँ पर औसत वेग हमारा कितना हो जाएगा? औसत वेग हमारा हो जाता है 0 मीटर। उसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया, और समय हो गया उसका 60 सेकंड। आंसर आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से जा रही, यानी कि 0 मीटर ही रहेगा उसका वेग। चाल तो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर प्रति सेकंड। वेग हो जाएगा 0। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो यहां से आपका तीसरा कवर होता है। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, पढ़िए। शाबाश, क्या दे रखा है आपको? हमें एक दे रखा है कि विराम अवस्था। कभी भी अगर शुरुआत में ही बात कर ली जाए विराम अवस्था, तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, वहां पर बात आती प्रारंभिक वेग क्या होगा। विराम अवस्था, प्रारंभिक वेग, विराम अवस्था, प्रारंभिक वेग।
प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, विराम में है, वेग है ही नहीं, जीरो है, चले ही नहीं, जब वेग कहाँ से उत्पन्न होगा, तो विराम अवस्था है, तो प्रारंभिक वेग की बात करेंगे। ठीक है, से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। शुरुआत में उसने क्या किया, साइकिल को चलाना शुरू किया, और 30 सेकंड में, कितने समय में, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। शुरुआत में वेग कितना था, 0, चलेगा, 30 सेकंड लगेंगे, और 30 सेकंड बाद हमने उसको जैसे ही वेग नोट किया, कितना मिला, 6 मीटर प्रति सेकंड हो चुका, 30 सेकंड में बदल चुका है। अब बात करता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब देखो 6 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रहा है, 30 सेकंड के बाद वहां से वो क्या करता है, ब्रेक लगाना शुरू करता है। क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप फॉलो होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला तो कब, जब विराम अवस्था से 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त कर चुका है, फिर 6 मीटर के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में बढ़ा, ब्रेक लगाएगा तो कम होगा, तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां तक वो बढ़ने के बाद कम होना स्टार्ट होगा, तो वो हमारा दूसरा स्टेप होगा। देखिए, अब वो ब्रेक लगाता है और इस प्रकार लगाएगा कि साइकिल जो है वो वेग अपने 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड बच जाए। कि 5 सेकंड बाद हमने जैसे ही समय को देखा, उसका वेग घटकर कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। दोनों में त्वरण निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है, कितना होगा, वेग से ही एक्सेलरेशन होता है। देखिए, हल करते हैं हम सॉल्यूशन। क्या दे रखा हमें, पहला केस। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। ए से बी तक वो शुरुआत में वेग, देखिए वेग को लिखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेग को, जो शुरुआत में था विराम अवस्था में, हम प्रारंभिक वेग को लिखते हैं यू से, अंतिम वेग को लिखते हैं वी से। ये हो गया पहला केस, ठीक। और यहां पर क्या होगा, दूसरा। तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरे केस के लिए प्रारंभिक वेग आपका v होगा। दूसरे वेग के लिए, दूसरे हमारे उसके लिए, केस के लिए प्रारंभिक वेग कौन हो जाएगा, v। यानी कि यहाँ पर जो u होगा ना, वो v ही मिलेगा। दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट को भूल जाइए। और फिर हमारा यहाँ पर अंतिम वेग बन जाएगा। पहले बात करते हैं इस फर्स्ट केस की। u हमारा 0 था, क्यों, क्योंकि विराम अवस्था में था। बढ़कर हो गया हमारा v, जो हो गया वो बढ़कर हो गया कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर 0 मीटर प्रति सेकंड। बीच में समय जो लगा, समय लगा उसको 30 सेकंड का, ठीक। अब देखिए, ये पहला केस हो चुका है, सारा कुछ खत्म। अब सेकंड केस पे चलिए, ऊपर वाली चीजें भूल जाइए, नीचे वाली पे आइए। नीचे वाली क्या कहती है कि इसका प्रारंभिक वेग है ये, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड, और घटकर कितना हो जाएगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हमने देखा 5 सेकंड के समय के अंतराल पर, ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लगा इसमें, समय हमारा लग चुका है इसमें 5 सेकंड लग चुके हैं, ठीक है। अब हमें निकालना दोनों में त्वरण। देखिए फर्स्ट केस, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग को, किसको लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, क्योंकि त्वरण के लिए वही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक वेग किससे लिखेंगे, u से, u से लिखते हैं, कितना है 0, 0 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग बताइए शाबाश, कितना है अंतिम वेग। पहले केस की बात कर रहा हूं तो ऊपर वाले को ध्यान दीजिएगा सिर्फ। अंतिम वेग यानी कि v हमारा कितना हो चुका है, ये रहा 6 मीटर प्रति सेकंड। और जो समय लगा उसको, समय यानी कि t, और वो लगा हमारा 30 सेकंड का। सारा कुछ लिख दिया। 0 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक, 6 मीटर 30 सेकंड के बाद जो वेग आया अंतिम, और समय भी हमने देख लिया। अब इसमें निकालते हैं त्वरण। क्या निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, शाबाश। त्वरण को लिखते हैं a एक्सेलरेशन से। और त्वरण आपको पता ही है क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और नीचे उसमें लिया गया समय, यही होता है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और नीचे समय। अंतिम वेग कितना, शाबाश 6, ये रहा। प्रारंभिक वेग 0, और उसमें लिया गया समय 30, ये हमारा हो गया 6
बटे 30, 6 से कैंसिल कर दीजिए दोनों को, आंसर आ गया 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ चुका है फर्स्ट केस का। आया समझ में शाबाश। बढ़ते हैं आगे, यहीं पर करेंगे बिकॉज आपको फिर क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है। दूसरा केस, ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में क्या दिया गया, प्रारंभिक वेग बताइए कितना शाबाश, प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना है 6। मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट के केस में 0 से गया 6। अब फिर केस बना दूसरा, प्रारंभिक यहां से 6 से गया 4, यानी कि प्रारंभिक से अंतिम पे गया, तो वो बीच वाला जो होगा वहां से आपका प्रारंभिक वेग होगा। अंतिम वेग आपका क्या कहलाएगा शाबाश, अंतिम वेग कहलाएगा v, और वो कितना है हमारा अंतिम यहाँ पे दूसरे केस में हो चुका है 4 मीटर प्रति सेकंड, और समय इसके बीच में जो लगा t वो हमारा हो गया कितना शाबाश 5 सेकंड का, इतना समय लगा। सब कुछ हमने लिख दिया है, अच्छे से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं त्वरण को। त्वरण क्या बताया, अंतिम वेग पहले माइनस में करेंगे प्रारंभिक वेग, और उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे समय से। अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u और डिवाइड में t, ये a हो गया हमारा। तो a हमारा हो जाएगा v कितना है शाबाश, अंतिम वेग 4, प्रारंभिक वेग 6, लिया गया समय 5, 4 माइनस 6 माइनस का 2 और बटे में 5, लगभग आ गया माइनस का 0 पॉइंट ही आ गया पूरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हमारा क्या होगा वेग होगा, ये हमारा इतना वेग यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर इतना वेग होगा। अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या है, सिर्फ फर्क हमें देखना है कि फर्क क्या है शाबाश। फर्क इतना है, यहाँ पर हमारा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिया गया, यहाँ पर हमारा घट रहा है तो नेगेटिव लिया गया। इसको बोला जाता है मंदन, इसको त्वरण होगा, ये भी त्वरण, लेकिन ये त्वरण होगा हमारा माइनस में घटता हुआ, और उसको क्या बोल दिया जाता है मंदन बोल दिया जाता है। एक सेकंड में हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को। क्या दिया गया, हमारी एक कोई भी हमारा जो साइकिल है जो राहुल चला रहा है, वो साइकिल हमारा चलता है 0 से प्रारंभिक वेग से, जब बिल्कुल विरामावस्था में था, वहां से गया 6 पर, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो गया। दूसरे केस में यहां से इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, और यहां से हमारा हो गया ये 6 से कहां पर चला गया 4 पर चला गया, तो यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर 0 से 6 बढ़ रहा है। एक केस यहाँ पर, दूसरा केस यहाँ पर, दोनों को ही हमने देख लिया। प्रारंभिक वेग, क्योंकि इसका जो अंतिम वेग होगा पहले केस का, वो दूसरे केस का प्रारंभिक वेग बन जाएगा। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गया शाबाश। आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट जो इस पे क्वेश्चन आज बनता है इस लेक्चर का, वो करते हैं शाबाश। देखिएगा शाबाश, तो आपको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए फिर से वही बात, विराम अवस्था तो प्रारंभिक वेग 0, बिल्कुल क्लियरली, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट लगी उसको, 72 की स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और मान लें कि त्वरण जो है वो एक समान है, बात रिपीट कर रहा हूं, मान लें वो त्वरण एक समान है, और एक समान त्वरण के लिए आपको पता है क्या यूज किया जाता था। एक समान त्वरण के लिए गति के तीनों समीकरण का यूज हम कर सकते थे, यहाँ पर यूज होगा, हम अच्छे से देखेंगे। देखिए परिकलन करना है, सबसे पहले निकालना हमने त्वरण क्या होगा, दूसरा निकालना है कि उस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, मतलब कितनी दूरी के बाद जाकर उसका जो वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका था। शाबाश, देखते हैं, 2 पॉइंट है तो 2। सबसे पहले हम लिखते हैं कि समय कितना लगा। देखिए यहां से रेलगाड़ी चलती है, यहां तक जाती है, यहां हमारा प्रारंभिक वेग था 0 किलोमीटर प्रति घंटा,
विराम अवस्था में थी हमारी रेलगाड़ी, बढ़कर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समय मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा जा चुकी है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ दूरी तय की गई होगी, तो दूरी हमें पता नहीं है, तो दूरी भी निकालनी है, पहली चीज। और क्या निकालना हमने, त्वरण निकालना है, दूसरी चीज, ठीक है। अब हम पहले, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ना दिया हो गया हो तो सबसे पहले वेग, अंतिम वेग, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम दोनों की बात करेंगे तो सारा लिखेंगे हम। प्रारंभिक वेग कितना शाबाश, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हो रहा है विराम अवस्था से, और किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड, बताया था। आप इसको गुणा कर दोगे किससे, आप इसको गुणा कर देते हो 5/18 से, तो 0 से किसी की गुणा कीजिए तो 0 ही रहेगा, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम वेग देखते हैं कितना हो गया इसका। अंतिम वेग हो चुका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही हम इसको 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। इसको गुणा कीजिए, कितने पे चला जाएगा शाबाश, 4 पे, और 5 की 4 से गुणा करेंगे तो 20, और मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका अंतिम वेग। इसको लिखेंगे v से, इसके लिखेंगे u से। अब लिखते हैं समय के बारे में, जो समय होगा हमारा, कितना लगा शाबाश, 5 मिनट लगती हैं, और 5 मिनट को जब सेकंड में बदला जाएगा तो गुणा कर देंगे 60 से, ये हो गई हमारी 300 सेकंड। समय हो गया, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, सब कुछ हमारे पास है। अब इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो समीकरण है वो 3 है, कि इसमें लगेगी कौन सी, अब वो देखते हैं। देखिए, पहली समीकरण जो थी वो हमारी थी v बराबर u प्लस ए टी। पहले भाग में निकालना है त्वरण को, त्वरण मतलब a को, ये हमें निकालना है। v अंतिम वेग दे रखा है, ठीक है। u प्रारंभिक वेग दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन त्वरण निकालना ही है, ठीक है। और समय भी दे रखा है वो भी, यानी कि ये हमारी लग सकती है, ये हमारी लग जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों इक्वेशन जो है आपकी, उनमें लिख देता हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as। ये आपको जो दो दी गई हैं, इनमें विस्थापन की बात की गई है, दूरी की बात की गई है। यहाँ पर दूरी की अभी कोई बात नहीं की कर रखी, सिर्फ त्वरण निकालना है। तो निकालिए, पहली इक्वेशन का यूज करते हैं और त्वरण निकालते हैं। v बराबर है u प्लस ए टी के, a की वैल्यू निकालनी है, u को इस साइड लेकर आइए, तो v माइनस यू बराबर हो गया ए टी के। अब समय को डिवाइड में लेकर आइए, तो समय आ जाएगा डिवाइड में, और आपको पता है समय डिवाइड में आया तो त्वरण, और त्वरण की वैल्यू आपको पता ही है, तो ए आ गया हमारा v माइनस यू और बाय में टी। क्यों, क्योंकि ए को इस साइड लिखिए, दूसरी साइड लिखिए, बात एक ही है। अब बात करते हैं, v अंतिम वेग कितना था शाबाश, 20 दिख रहा है आपको, ये रहा। प्रारंभिक वेग 0, और डिवाइड में समय जो है आपका 300 सेकंड, ये हमारा हो गया 20, और बटे में हो गया हमारा 300, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिए, ऊपर 1 पे और नीचे 15 पे, 1/15। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, जो हमारी दूरी है, यानी कि क्या हो जाएगा शाबाश, सॉरी, जो वेग है, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण आपका आ जाएगा पहले केस में, समझ में आया। ये आ चुका है हमारा त्वरण। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें क्या निकालना था वो देख लेते हैं। हमें निकालना था वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। अब देखिए, दूरी निकालनी है, मैंने बताया कि समीकरण लगेंगे, दूरी s इसमें भी है, दूरी s इसमें भी है, कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए। अगर आप लगाते हैं प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय के बीच में, तब तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और जब आप लगाते हैं प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और सिर्फ त्वरण के बीच में, तब आप लगाते हैं इसका तीसरा फॉर्मूला। तो हम लगाएंगे तीसरा फॉर्मूला, दूसरे से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, यही होता है।
त्वरण यहाँ से हमें क्या निकालनी, दूरी यानी कि s निकालनी है। तो s हमारा बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया हमारा डिवाइड में। क्यों? क्योंकि मैं s को इस साइड लिखूँ या उस साइड आपको बार बार बता चुका हूँ, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। v स्क्वायर, v कितना है हमारा, v अंतिम वेग 20, शाबाश, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 था, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में है 2 गुना में ए हमारा कितना है 1/15, लिखिए शाबाश। 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और नीचे हो जाएगा 2 की 1/15 से गुणा करोगे तो 2/15, और ये हो गया अब हमारा 400। डिवाइड में 400 माइनस 0 400 हो गया। डिवाइड में जो 2/15 है, जब डबल हमारा डिवाइड आ जाता है तो नीचे वाली संख्या पलटकर ऊपर आ जाएगी गुणा में, पलटकर गुणा में तो आ जाएगी, पलटकर आएगी 15 ऊपर और 2 नीचे, हो जाएगा शाबाश। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 200। तो s की वैल्यू कितनी आई, 15 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3000। और ये सारा हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेग है वो मीटर में है, तो ये हमारी दूरी आई किसमें, मीटर में। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से, क्या करवाया मैंने आपको कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में थी तो प्रारंभिक वेग 0 था, फिर वो 5 मिनट का समय लगा, और 5 मिनट का जैसे ही समय लगा 72 किलोमीटर उसकी क्या हो गई, चाल हो चुकी थी, वेग हो चुका था उसका। अंतिम वेग ले लिया 72, जो प्रारंभिक था वो 0 था, समय लगा 5 मिनट। सबको किलोमीटर वालों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में, और जो हमारे समय था उसको सेकंड में, सब कुछ लिख लिया हमने। फिर देखा कि जो त्वरण निकालते हैं हम, यहाँ पर बात जो कर रखी है मेन वो ये है कि जो त्वरण है वो एक समान है। अगर एक समान त्वरण, नियत त्वरण की जब बात की जाती है तब हम लगाते हैं समीकरण। कौन से समीकरण, जो गति के समीकरण थे। पहला समीकरण कहता है त्वरण निकाल सकते हो प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइड में समय, यहाँ से हमने ये निकाल दिया त्वरण को। फिर हमने दूसरे केस में दूरी निकालनी थी, मैंने आपको बताया दोनों ही लगा सकते हो। हमने तीसरे फॉर्मूले का यूज किया है जहां पर हमें प्रारंभिक और अंतिम वेग दिए गए हैं और एक त्वरण दिया गया है, तीनों को सोल्व किया और वैल्यू निकाल ली। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं होपली आप सभी को समझ में आए होंगे। इनको अपने खुद के नोट्स में खुद से निकाल के देखिएगा साथ के साथ, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इनको करने के लिए फॉर्मूलों का ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन भी जो है वो आप साथ के साथ निकाल सको। साथ के साथ देखते जाइएगा लेक्चर को और निकालते जाइएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी जितने क्वेश्चन हम बचते हैं आगे करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।